हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। एफिशिएंसी 100% होने के लिए जो अपना हीट इंजन है वो आइडियल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि भाई जो हीट इंजन होता है उसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, अब कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। ठीक है, और उसमें भी जो कंप्लीट हीट अपन ने ली वो 100% वर्क में कन्वर्ट हो जाए, है ना, तो ही अपना जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी 100% अपन रख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी 1824 में एक फिजिसिस्ट था साडी कार्नो, उसने एक वर्किंग साइकिल दिया 1824 में। एक वर्किंग साइकिल मतलब एक तरीके की वर्किंग प्रोसेस उसने दी। उसने बोला कि इस वर्किंग प्रोसेस से अगर किसी हीट इंजन को पास करवाया जाए, इस वर्किंग साइकिल से अगर किसी हीट इंजन को पास करवाया जाए तो उसकी एफिशिएंसी 100% हो सकती है। ठीक है, उससे अपन मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम में ले सकते हैं। तो वो जो साइकिल या प्रोसेस उसने दी उसे तो अपन कार्नो साइकिल बोलते हैं, है ना। और उस साइकिल पे वर्क करने वाला इंजन या डिवाइस जो भी अपन बनाएंगे जो साइकिल को फॉलो करेगा उस हीट इंजन को अपन बोलेंगे कार्नो इंजन। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज कार्नो इंजन, है ना। तो कार्नो इंजन जो है वो एक तरीके से आइडियल हीट इंजन है ना। अब आइडियल हीट इंजन है, क्या करेगा ये जो कार्नो प्रोसेस है इसको फॉलो करेगा, कार्नो साइकिल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो आइडियल है तो अपन इसको प्रैक्टिकली तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो एक तरीके का ऐसे समझ लो कि ये थ्योरेटिकल इंजन है ना। वो प्रोसेस अपन पढ़ रहे हैं जिस प्रोसेस से अगर इंजन को पास करवाया जाए, प्रैक्टिकली नहीं पास करवा सकते इस प्रोसेस से, तो इस प्रोसेस से अगर इंजन को पास करवाया जाए तो इंजन की जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, कार्नो का जो हीट इंजन था उसके 4 बेसिक पार्ट हैं। अगर इसका मैं कंस्ट्रक्शन देखूँ, फोर इसके कंपोनेंट्स हैं, है ना। फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज हीट सोर्स, सेकंड इज हीट सिंक, थर्ड इज वर्किंग सब्सटेंस, and the fourth one is insulating stand। ठीक है, ये 4 क्या है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। हीट सोर्स की मैं बात करूं, नाम से पता चल रहा है ये क्या होगा, रिजर्वायर होगा हीट का। ठीक है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट हीट ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ऐसा सोर्स हो गया। अच्छा, ये जो सोर्स है अपन ऐसा मान के चलते हैं कि आइडियल इंजन है, तो आइडियल सोर्स होना चाहिए। आइडियल सोर्स वो जिससे अपन कितनी भी हीट ले सकें, मतलब जिसकी थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट होनी चाहिए, अपन उससे कितनी भी हीट ले लें उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। सोर्स है तो अपन को पता है कि किस पे होगा, ये हायर टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, दैट इसका जो हायर टेम्परेचर है वो क्या है, T1 है। इसकी जो थर्मल कैपेसिटी है कैसी होगी, सोर्स ऑफ थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी का अपना ये सोर्स होगा। ठीक है, तो थर्मल इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, तो आप इससे कितना भी हीट ले लो, कितना भी हीट आप इससे ले लो, इसके सोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस अमाउंट ऑफ हीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड जो है वो दैट इज हीट सिंक। हीट सिंक मतलब इसको आप क्या दे सकते हो, हीट प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ से तो सोर्स से तो हीट ली जाती है ना, और जो सोर्स सिंक है उसको हीट अपन रिजेक्ट करते हैं, हीट दी जाती है। ठीक है, अब जो हीट सिंक है जिसको अपन हीट दे रहे हैं, हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, इसकी भी थर्मल कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इसकी थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट होने से क्या मतलब है कि इसको अपन कितनी भी हीट दे सकते हैं। ठीक है, इसका ही सोर्स का टेम्परेचर तो रिड्यूस नहीं होता,
और इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, कितनी भी हीट आप इसको प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो मतलब ये जो सोर्स सिंक हो गया ये इनफाइनाइट कैपेसिटी का सिंक हो गया। सिंक है इसलिए कहाँ होगा, लोअर टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, लेट इसका जो लोअर टेम्परेचर है वो क्या है, T2 है। ठीक है, इसके बाद अपना क्या हो गया, वर्किंग सब्सटेंस हो गया। वर्किंग सब्सटेंस क्या करवाता है, यही सारा काम करता है ना, कंप्रेस होगा, एक्सपेंड होगा। इसके कंप्रेस या एक्सपेंड होने से अपना हीट इंजन क्या करता है, वर्क करता है ना। यही हीट लेता है, यही हीट क्या करता है, आगे सप्लाई करता है और यही वर्क करता है। ठीक, वर्किंग सब्सटेंस जो होता है वो आइडियल गैस अपन डालते हैं। ठीक है, जो गैस है आइडियल गैस, वो एक आइडियल वर्किंग सब्सटेंस की तरह क्या करती है, काम करती है। ठीक है, अब ये क्या होती है, एक सिलेंडर के अंदर होती है। इसको किसके अंदर रखेंगे, विद इन सिलेंडर रखेंगे। अच्छा, जिस सिलेंडर के अंदर अपन रखेंगे उसकी वॉल्स जो है वो इंसुलेटिंग होनी चाहिए। सिलेंडर विद इंसुलेटिंग वॉल। ठीक है, और सोर्स और सिंक से वो हीट ले सके और सिंक को हीट रिजेक्ट कर सके, इसके लिए उसका बेस जो है ना वो हमेशा वो कंडक्टिंग होना चाहिए। इंसुलेटिंग वॉल्स एंड कंडक्टिंग बेस उसका होना चाहिए। ठीक है, तो ये वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, ये वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से हीट लेगा और जो भी हीट बचेगी उसको सिंक को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इसके अंदर अपन एक्सपेंशन या कंप्रेशन करेंगे, उसके लिए पिस्टन होना चाहिए, और जो पिस्टन है इसका वो कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, है ना। अपन ने पढ़ा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए इसका पिस्टन भी कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। ठीक है, लास्ट बचा अपना इंसुलेटिंग स्टैंड। देखो ये जो कार्नो साइकिल है या कार्नो इंजन है, इसमें एक बार अपन करवाते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन, देन एडियाबैटिक कंप्रेशन, देन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो सोर्स और सिंक तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के काम में आते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ से करवा देंगे। ठीक है, टेम्परेचर वेरी करे, इसके लिए अपना जो वर्किंग सब्सटेंस जो सिलेंडर के अंदर है, वो सिलेंडर का कनेक्शन सारी साइड से कट हो जाना चाहिए। एडियाबैटिक प्रोसेस तभी होती है जब हीट का एक्सचेंज नहीं हो, तो हीट का एक्सचेंज नहीं हो इसके लिए क्या होना चाहिए कि सारी वॉल्स इंसुलेटिंग हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब जो अपना वर्किंग सब्सटेंस जो सिलेंडर में उसका बेस भी इंसुलेटिंग हो जाना चाहिए। तो उसका बेस इंसुलेटिंग हो जाए इसके लिए अपन क्या रखते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड रखते हैं। ये क्या एक तरीके का सिंपल स्टैंड है विच इज इंसुलेटिंग, है ना, जिसकी सारी जो वॉल्स है ना वो क्या है, इंसुलेटिंग है, मतलब वो सब साइड से इंसुलेटिंग है। इसके ऊपर अगर अपन सिलेंडर को रख देंगे जिसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस है, तो वो सिलेंडर चारों साइड से क्या हो जाएगा, सब साइड से वो हीट का एक्सचेंज नहीं करेगा, मतलब वो एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो करवा सकता है। ठीक है, अब जिस साइकिल की अपन बात कर रहे थे कि भाई कार्नो ने एक स्पेसिफिक साइकिल से हीट इंजन को पास करवाने के लिए बोला कि इस स्पेसिफिक साइकिल से आप हीट इंजन को पास करवाएंगे तो अपना हीट इंजन एक आइडियल हीट इंजन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो वो 4 जो साइकिल हैं, वो जो साइकिल है उसमें फर्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड है अपना एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड अपन करवाते हैं उसके अंदर आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फोर्थ अपन करवाते हैं उसके अंदर एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, इससे क्या होता है कि अपन ने यहाँ से कोई इनिशियल स्टेट उसकी थी, लाइक उसके P1, V1, T1 प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर थे। ठीक है, वहाँ से अपन ने उसको एक्सपेंड करवाना स्टार्ट किया, पहले आइसोथर्मली एक्सपेंड करवाया, फिर एडियाबैटिकली एक्सपेंड करवाया। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक स्टेट में पहुँच गए, उसके जो P1, V1, T1 की वैल्यूज़ है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। फिर वापस क्या कर रहे हैं अपन, उसको कंप्रेस करवा रहे हैं, फर्स्ट आइसोथर्मल कंप्रेशन देन एडियाबैटिक कंप्रेशन करवा रहे हैं। तो क्या होगा कि एक्सपेंशन से जब वापस कंप्रेशन होगा
तो अपना जो वर्किंग सबस्टेंस है वो इनिशियल स्टेट में चला जाएगा वापस से, और वापस से जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है वो क्या हो जाएंगे, P1 V1 और T1 हो जाएंगे। मतलब एक तरीके की जो प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है ना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इस प्रोसेस से जब अपन पास करवाएंगे तो अपना जो इंजन है वो उसकी तरह वर्क करेगा, आइडियल हीट इंजन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो अपन देखें क्या क्या वर्क करेगा चारों प्रोसेस में। देखो एक बार, देखो फर्स्ट जो मुझे पास करवाना है वो पास करवाना है मुझे अपने इंजन को एक्सपेंशन से, है ना। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन से मुझे पास करवाना है, अगर मैं अपने इंजन के लिए एक पीवी कर्व बनाऊं, पीवी इंडिकेटर डायग्राम बनाता हूं, है ना, प्रेशर और वॉल्यूम का, क्योंकि कंप्रेशन या एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या करेंगे, वेरी करेंगे। ठीक है, ये V और ये इधर P ले लेता हूं मैं। ठीक है, इनिशियली लेट यहां जो मेरे प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर हैं वो P1 V1 और T1 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मेरा जो सिलेंडर था जिसके अंदर गैस थी, मेरे पास क्या थे, 4 कंपोनेंट थे। एक तो था सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर था मेरे पास, जिसकी वॉल्स कैसी थी, जिसकी वॉल्स थी इंसुलेटिंग, जिसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ था विच वॉज ऑल्सो इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शनलेस। ठीक है, और ये था उसके अंदर वर्किंग सबस्टेंस, है ना। ये यहाँ ये जो बेस हो गया वो कंडक्टिंग हो गया, ये वॉल्स जो हो गई वो क्या हो गई, इंसुलेटिंग, है ना। ये अपना वर्किंग सबस्टेंस हो गया। सेकंड जो था मेरे पास वो क्या था, वो सोर्स था। ठीक है, ये सोर्स मेरा हो गया, हीट सोर्स, जिसका जो टॉप होगा वो कंडक्टिंग होगा, जिससे क्या कर सके, ये सिलेंडर के साथ अपने हीट को एक्सचेंज कर सके। ठीक है, ये अपना T1, ठीक है, ये इसका टेम्परेचर हो गया, दिस इज सोर्स। ठीक है, साथ में मेरे पास क्या होगा, एक सिंक होगा, सिंक जो है उसकी वॉल्स भी इंसुलेटिंग, ठीक है, और उसका भी टॉप कैसा हो जाएगा, टॉप उसका कंडक्टिंग। ठीक है, जिससे क्या कर सके, वो हीट को एक्सचेंज कर सके। और साथ में मेरे पास क्या है, एक ये इंसुलेटिंग स्टैंड, जो कंप्लीटली कैसा होगा, इंसुलेटिंग, है ना। ये अपना इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया। ठीक है, इस पर रखेंगे अपन सिलेंडर को, तो सिलेंडर क्या हो जाएगा, सब साइड से ब्लॉक हो जाएगा, और सब साइड से ब्लॉक हो जाएगा तो हीट को एक्सचेंज नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या करना है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करना है। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करना है, मैं इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, P1 V1 और T1 मेरे पास हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मैं ये मेरे पास ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर को उठा के मैं रख देता हूं सोर्स के ऊपर। ठीक है, सिलेंडर को मैं उठा के जब सोर्स के ऊपर रखूंगा और मैं क्या करूंगा, गैस को धीरे धीरे एक्सपेंड होने दूंगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस हमको रखनी है, ये प्रोसेस हमको कैसी रखनी है, ये क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस रखनी है, मतलब इनफाइनेटली क्या होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए अपनी प्रोसेस। ठीक है, जो भी कंप्रेशन एक्सपेंशन अपन करेंगे, जब मैं सिलेंडर को उठा के सोर्स के ऊपर रखूंगा और धीरे धीरे स्लोली एक्सपेंशन होने दूंगा, तो क्या होगा कि देखो, गैस धीरे धीरे एक्सपेंड होगी। गैस जब धीरे धीरे एक्सपेंड होगी तो उसका वॉल्यूम
इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, साथ में प्रेशर क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि भाई जब गैस क्या कर रही है, वर्क कर रही है, गैस वर्क कर रही है तो उसको क्या रिक्वायर्ड होगी भाई, वर्क करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कहाँ से लेगा वो, अपनी इंटरनल एनर्जी से लेगा। अपनी इंटरनल एनर्जी के थ्रू जब वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा। लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर रिड्यूस होने लगेगा तो रखा अपन ने उसको किसके ऊपर है, सोर्स के ऊपर। तो सोर्स से क्या ले लेगा, वो हीट ले लेगा, और सोर्स से जब वो हीट ले लेगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो कैसा बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। मतलब एक्सपेंशन भी हो जाएगा, और एक्सपेंशन होने के साथ साथ जो उसका टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब जब एक्सपेंशन हो जाएगा तो जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वो चेंज होंगे। प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, सोर्स से हीट ले ली है, जो भी हीट के अंदर रिडक्शन हुआ है, और उसके थ्रू उसने अपने टेम्परेचर को क्या रखा है, मेंटेन रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो अपनी गैस है वो एक्सपेंड करेगी, ठीक है, गैस एक्सपेंड करेगी तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होगा, और टेम्परेचर जब रिड्यूस होगा तो उसको बैलेंस कौन करेगा, सोर्स से सप्लाइड हीट उसको बैलेंस करेगी। ठीक है, हीट सप्लाइड फ्रॉम सोर्स बैलेंस करती है इसको, है ना, बैलेंस इट, तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो टेम्परेचर अपना क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। पर देखो प्रेशर रिड्यूस हुआ है P1 से P2, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है V1 से V2, लेकिन टेम्परेचर सेम रहेगा T1 का, T1 आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो PV इंडिकेटर डायग्राम में मैं देखूं तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। तो वॉल्यूम इंक्रीज, लेकिन प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये पॉइंट ए से जो वैल्यूज हैं वो कहाँ जाएंगी, पॉइंट बी पे क्या हो जाएंगी, P2, V2 और T1। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई देखो इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हमको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता था, ठीक है, वो हीट सप्लाइड के इक्वल होता था। लेट अपन ने सोर्स से हीट ली Q1, ठीक है, इफ हीट टेकन क्या है, Q1 है, सो वर्क डन क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था वर्क डन का, Q1 इक्वल टू W1 इक्वल टू वही V1 से V2 टेम्परेचर चेंज हुआ है, और P dV। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, RT1 log बेस E और V2 अपॉन V1। तो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था वर्क डन के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में, RT1 log E V2 अपॉन V1। ठीक है, अगर PV डायग्राम से देखूं तो इंडिकेटर डायग्राम के भी थ्रू अपन वर्क डन फाइंड कर सकते थे, बताया था मैंने। ठीक है, कैसे कर सकते थे कि भाई P इंटू V मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब अपने पास वर्क डन आ रहा है। मतलब PV इंडिकेटर डायग्राम में कर्व के अंडर जो एरिया होगा वो क्या बताएगा आपको, वर्क डन बताएगा। ठीक है, तो इस कर्व के अंडर एरिया कौन सा है, ये वाला, ये एरिया अंडर द कर्व, दिस AB, इसको मैं बोल देता हूँ लेट KL बोल देता हूँ, है ना। तो कि AB KL ये जो एरिया है ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये भी वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लिख सकता हूँ चाहूँ तो, वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व AB। ठीक है, इतना लिख देता हूं। अब क्या होगा कि जब मैंने इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया तो मैक्सिमम एक्सपेंशन इसका आइसोथर्मली हो गया। जब आइसोथर्मली इसका मैक्सिमम एक्सपेंशन हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा कि अब अपने सिलेंडर को उठा के स्टैंड पर प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इनिशियली तो मैंने उसको रखा था कहाँ, सिलेंडर को सोर्स के ऊपर, यहाँ पे, कब, जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा था। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, फर्स्ट
सिलेंडर कहाँ प्लेस्ड है, सोर्स पर, है ना। तब क्या हुआ है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है। अब मैंने क्या किया कि भाई अपने सिलेंडर को उठा के रख दिया किसके ऊपर, स्टैंड के ऊपर। इंसुलेटिंग स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर जैसे ही इसको रखूंगा सिलेंडर को, तो वॉल्स तो पहले ही इंसुलेटिंग थी, बेस भी क्या हो जाएगा, इंसुलेटिंग हो जाएगा। बेस के इंसुलेटिंग होते ही अब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, और हीट का एक्सचेंज नहीं होगा इसका मतलब जो अपनी प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगी। मतलब अब आगे जो भी एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो अपनी प्रोसेस का जो सेकंड है, साइकिल का सेकंड पार्ट है, दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए अपन क्या कर रहे हैं, जो अपना सिलेंडर है वो कहाँ रखा अपन ने, वो इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा। ठीक है, अब इंसुलेटिंग स्टैंड पे अपन ने रख दिया, उसको एक्सपेंड होने दिया। ठीक है, अब वापस क्या होती है, गैस एक्सपेंड होती है। ठीक है, अब गैस एक्सपेंड होगी तो अब कहाँ रखा है वो, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। गैस एक्सपेंड होगी, वापस से क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा। ठीक है, वापस टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो कि उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होगी। अब इंटरनल एनर्जी रिड्यूस होगी तो क्या हुआ भाई, इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हुई, तो अब तो रखा है स्टैंड पे, तो अब तो कोई सप्लाई करने वाला ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई टेम्परेचर रिड्यूस होगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जब चेंज हो जाएगा, लेट T1 से कितना हो गया, वो T2 हो गया। ठीक है, तो यहां P1 V1 T1 जो थे इनिशियल स्टेट में, और फाइनल हो गए थे P2 V2 T1। तो यहां जो इनिशियल स्टेट थी, यहां इनिशियल स्टेट जो थी वो कहां से स्टार्ट हुई है, वो स्टार्ट हुई है P2 V2 और T1 से। ठीक है, और कहां पहुंचेगी एक्सपेंशन होने पे, फाइनल हो जाएगी भाई, प्रेशर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा, और साथ में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। हो तो एक्सपेंशन ही रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब प्रेशर अभी भी रिड्यूस होगा, वॉल्यूम अभी भी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर तो चेंज हुआ ही है। क्यों, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है तो वॉल्यूम के अंदर चेंज कैसा होता है, स्मॉल होता है ना। अपन ने पहले भी देखा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है, अपन जब बात कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस की जब अपन ने बात की थी, तो अपन बोल भी रहे थे कि भाई जो वॉल्यूम के अंदर चेंज होता है वो कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है ना, और प्रेशर के अंदर चेंज ग्रेटर होता है। तो प्रेशर के अंदर चेंज ग्रेटर होगा और वॉल्यूम के अंदर चेंज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब वेरी स्मॉल होगा। तो वॉल्यूम के अंदर मुझे वेरी स्मॉल चेंज करना है, और ये मेरा प्रेशर के अंदर लार्ज चेंज हो जाएगा। तो मेरे जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं वो ये पॉइंट सी पे पहुंच गए। तो P3 हो गया प्रेशर, वॉल्यूम V3 हो गया, और जो अपना टेम्परेचर है वो T1 से चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ इस पॉइंट सी पे आ जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ अगर मुझे मान लो वर्क डन फाइंड करना है W2, ठीक है, V2 से, और V3 पे मैं आया हूँ PdV, ये मुझे फाइंड करना है। तो ग्राफ से तो एरिया अंडर द कर्व BC जो भी होगा, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया है ना, ये BC कर्व के अंडर जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा ग्राफिकली। तो मैथमेटिकली अगर मैं देखूँ कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला था वो क्या था, R T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, ये फॉर्मूला था अपने पास, R T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। इक्वेशन नंबर, यहाँ तो ये मेरे पास वर्क डन W1 तो क्या हो गया,
इक्वेशन 1 बोल देता हूँ इसको मैं, और ये क्या हो गया मेरे पास W2 विच इज इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पे आके जो अपनी गैस है वो कंप्लीटली क्या हो चुकी है, एक्सपेंड हो चुकी है। ठीक है, अपना हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको कंप्रेस करवाएंगे। ठीक है, अब कंप्रेस करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइकिल के थर्ड फेज में पहुंचे अपन। अब कंप्रेस जब अपन करवाएंगे तो कंप्रेस करवाने के लिए अपन इस सिलेंडर को उठा के रख देंगे सिंक के ऊपर। ठीक है, सिलेंडर को उठा के सिंक के ऊपर जैसे ही रखेंगे तो देखो क्या हो गया कि भाई ये कंडक्टिंग बेस, कंडक्टिंग टॉप, तो हीट कंडक्ट करेगी। हीट कंडक्ट करेगी मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो जो अपना कंप्रेशन है वो कैसा कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। ठीक है, अब आइसोथर्मल कंप्रेशन कैसे हो रहा है कि मैं सिलेंडर को रख रहा हूं कहां पे, सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन सिंक। ठीक है, अब सिंक पर उठा के मैंने सिलेंडर को रख दिया। अब सिंक पर उठा के जैसे ही मैं सिलेंडर को रखूंगा, मेरा यहाँ पे जो इनिशियल है वैल्यूज, वो क्या क्या वैल्यूज मेरे को मिली हैं। देखो ये P3 V3 T2 ये वैल्यूज मुझे मिली हैं, P3 V3 और T2 ये वैल्यूज मुझे मिली हैं। ठीक है, फाइनल वैल्यूज में अभी देखूंगा क्या होंगी। अब देखो क्या करना है मुझे, अब जब मैं सिलेंडर को उठा के सिंक के ऊपर रख दूंगा और धीरे धीरे मैं गैस को कंप्रेस होने दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई गैस कंप्रेस होगी। ठीक है, जब गैस कंप्रेस होगी तो क्या होगा कि भाई वर्क होगा, उस पर एनर्जी उसको मिलेगी, तो टेम्परेचर क्या होगा उसका, इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सिलेंडर किसके ऊपर रखा है, सिंक के ऊपर रखा है। ठीक है, तो सिंक के ऊपर रखा है तो जो भी एक्स्ट्रा हीट जनरेट होगी वो कहाँ चली जाएगी, सिंक के पास चली जाएगी। सिंक किसको ले लेगा, ठीक है, हीट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी तो सिंक है ना, Q2 हीट अपन ने क्या कर दी, सिंक को रिजेक्ट कर दी। ठीक है, तो जैसे ही Q2 हीट अपन उसको रिजेक्ट करेंगे तो जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रोसेस वही हो गई अपनी, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया। ठीक है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन का मतलब क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, और आइसोथर्मल है इसलिए टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, वापस अपने जो चेंजेस हैं वो लार्ज होगा वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, तो वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम के अंदर प्रेशर के अंदर चेंज हो जाएगा और टेम्परेचर अपना कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और ये ग्राफ अपन को यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास अपना जो ग्राफ है वो कहाँ पहुँचेगा, पॉइंट डी पर। ठीक है, और डी पर अपना जो प्रेशर है वो रिड्यूस हुआ है, कंप्रेशन हो रहा है, सॉरी प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो लेट फाइनली जो अपना प्रेशर है वो P4 हो जाएगा, वॉल्यूम V4 हो जाएगा, पर टेम्परेचर क्या रहेगा, T2, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये P4 V4 और T2 ये जो है अपनी वैल्यूज हो जाएंगी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की। ठीक है, अब यहां अगर मैं वर्क डन फाइंड करूं तो Q2 विल बी इक्वल टू W2, इंटरनल एनर्जी में कोई चीज नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो हीट जो वर्क किया वो सारी की सारी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, कहाँ चला गया, सिंक के पास चला गया। ठीक है, तो Q2 हीट रिजेक्टेड टू सिंक विल बी इक्वल टू W2 क्या हो जाएगी, अगर मैं ग्राफ से निकालूं तो एरिया अंडर द कर्व ये ABCD, तो CD कर्व के अंदर जो भी एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो अपन ने वर्क किया उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, वर्क डन की, तो वर्क डन का मेरा क्या फॉर्मूला है, अब वर्क किस पे हुआ है,
सिस्टम पर वर्क हुआ है। पहले वर्क किसने किया था? सिस्टम ने वर्क किया था, तो नाउ द वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है, सिस्टम पे वर्क हुआ है, दैट विल बी नेगेटिव। अपन ने पहले जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो साइन कन्वेंशन पढ़ा था कि साइन कन्वेंशन हमको किस तरीके से लेना है। ठीक है, तो सिस्टम वर्क करेगा तो पॉजिटिव लेंगे, सिस्टम पर वर्क होगा तो नेगेटिव लेंगे। तो मेरा जो वर्क डन है दैट विल बी माइनस पी डी वी, और ये V3 से क्या हो जाएगा? V4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो ये RT1, ठीक है, और माइनस का ये लॉग क्या होना चाहिए? V4 अपॉन V3, नेगेटिव को पॉजिटिव करूँगा तो टू है टेम्परेचर T2, और लॉग क्या हो जाएगा? ये V3 अपॉन V4। दिस विल बी द वर्क डन W2, और इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? ये थर्ड मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये RT2 log V3 अपॉन V4 ये मेरा क्या हो गया? वर्क डन हो गया किसके अंदर? आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस मुझे करनी है, आइसोथर्मली कंप्रेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर अब मैं सिलेंडर को वापस उठा के कहाँ रख दूंगा? सिलेंडर विल बी प्लेस्ड ऑन दिस स्टैंड। ठीक है, और स्टैंड पर रखने के बाद जो इसका कंप्रेशन होगा दैट विल बी एडिएबैटिक कंप्रेशन, जो फाइनल स्टेज है अपने साइकिल की। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट मुझे क्या करना है? नेक्स्ट मुझे करना है इसका एडिएबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, अब एडिएबैटिक कंप्रेशन जब मुझे करना है तो इसके लिए मैंने क्या किया है? जो सिलेंडर है वो कहाँ प्लेस किया है? ऑन स्टैंड, है ना। तो उससे क्या होगा कि भाई गैस एक्सपेंड होगी, सॉरी गैस कंप्रेस होगी। गैस कंप्रेस होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, पर अपना जो सिलेंडर है वो कहाँ प्लेस है? अपना सिलेंडर प्लेस है इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, तो कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है, अब कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, है ना। और चेंज होके वो वापस कहाँ चला जाएगा? वो T1 पे चला जाएगा। ठीक है, अब जो मेरी इनिशियल वैल्यू है मुझे यहाँ क्या मिला था? देखो इनिशियली मुझे यहाँ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या क्या मिले हैं? P4, V4, T2 मिले हैं इस साइकिल पे, P4, V4 और T2। ठीक है, अब वो चेंज होके देखो क्या होगा कि कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर चेंज होगा, इंक्रीज होगा वापस से। ठीक है, वॉल्यूम वापस से क्या होगा? रिड्यूस होगा, कंप्रेशन हो रहा है, और जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा? वो चेंज होकर T2 से T1 हो जाएगा। तो मेरे को वापस से P1 प्रेशर मिल जाएगा, V1 वॉल्यूम मिल जाएगा, और T1 टेम्परेचर मिल जाएगा। मतलब मेरा जो ग्राफ है ना वो वापस कहाँ पहुँच जाएगा? वो पॉइंट A पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो वापस मेरे को फाइनल स्टेज में क्या मिल गया? A पॉइंट मिल गया। मतलब मेरी जो प्रोसेस थी ना वो A to B to C to D होके वापस रिवर्सिबल साइकिल जो घूम के है वो वापस कहाँ गया? A पे आ गया। मतलब प्रोसेस कैसी है मेरी? कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, अब ये सारे कांस्टेंट जब चेंज हो गए तो अगर मैं वर्क डन फाइंड करूं तो वर्क डन तो एरिया अंडर द कर्व ए डी आ सकता है। ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो मेरा जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? चेंज हुआ है, तो मेरा टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो W4 अगर मैं निकालूं, ठीक है, तो अभी भी वर्क डन किस पे हुआ है? सिस्टम पे हुआ है, नेगेटिव लेंगे अपन। ठीक है, तो दिस विल बी माइनस का R T2 माइनस T1, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस का गामा। दिस विल बी माई एडिएबैटिक वर्क डन, और इक्वेशन 4 मुझे यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह जो मेरी कंप्लीट साइकिल है उस कंप्लीट साइकिल में मेरे ये 4 टाइप के वर्क डन होंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, एडिएबैटिक एक्सपेंशन में, आइसोथर्मल कंप्रेशन में और एडिएबैटिक कंप्रेशन में। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ से नेट वर्क डन फाइंड करना चाहूँ, ठीक है,
कर सकता हूँ। कैसे करूँगा देखो, देखो नेट वर्क डन मुझे फाइंड करना है। नेट वर्क डन W क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 और प्लस क्या हो जाएगा W4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मुझे क्या मिला है, W1 इक्वल टू, देखो W इक्वल टू, ये W1 तो यहाँ है, ठीक है। उसके बाद मुझे, अच्छा देखो W1 यहाँ है मेरे पास RT1 log V2 अपॉन V1। W2 मेरे पास क्या है, RT2 माइनस T1 1 माइनस गामा। W3 मेरे पास क्या है, दिस इज Q2 इक्वल टू W3 कर लेना इसको, है ना, W3 है विच इज RT2 log V3 अपॉन V4। और यहाँ पे मेरे पास क्या है W4। W1 W2 और W4 को मैं देखूँ तो RT2 माइनस T1 1 माइनस गामा, और दिस इज नेगेटिव RT2 माइनस T1 1 माइनस गामा। मीन्स जो W2 है वो W4 के क्या है, इक्वल है ना, W4 के इक्वल है। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि W2 इज माइनस का W4, ऐसा ही तो है ना, W2 इज माइनस W4। तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा W1 और प्लस क्या बचेगा W3। ठीक है, ये बचेगा मेरे पास। ठीक, अब W1 प्लस W3 ये मेरे पास बचा, तो जो W1 प्लस W3 है उसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई W1 जो है वो वर्क डन किस पर है, सिस्टम पर है। ठीक है, W3 जो है वो क्या है, वो सिस्टम ने किया है। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला को अगर यहाँ से लूँ RT2 log V4 अपॉन V3, तो ये इसको मैं माइनस का W3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो W विल बी वॉट, W1 माइनस का W3। ठीक है, लिख सकता हूँ इसको ऐसे, यहाँ इसको ऐसे ना लिख के, देखो यहीं से मैं इसको सॉल्व करूँ, एक बार इधर से स्टार्टिंग से देखें इसको, यहाँ से अगर मैं यहीं से इसको सॉल्व करूँ तो देखो W1 और W2 जो है वो तो सिस्टम पर वर्क हैं, तो दैट विल बी पॉजिटिव W1 प्लस W2। ठीक है, और जो W3 और W4 हैं वो सिस्टम ने वर्क किए हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो माइनस W3 और माइनस W4, और माइनस W4 W2 इक्वल है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 माइनस का W3। अब वो जो W1 है वो किसके इक्वल है, Q1 के इक्वल है, और W3 किसके इक्वल है, Q2 के इक्वल है। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस का Q2 हो जाएगा। दैट मीन्स जो नेट वर्क डन है वो किसके इक्वल हो गया, जो हीट ली सोर्स से और जो सिंक को हीट दी उनके डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। अपन ने हीट इंजन जब पढ़ा था तो हीट इंजन के अंदर भी तो यही पढ़ा था कि भाई जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, जो सिंक सोर्स से अपन हीट ले रहे हैं वो, और सिंक को जो अपन हीट दे रहे हैं वो, उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या है, एफिशिएंसी के लिए भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, देखें क्या होगी कार्नो इंजन की एफिशिएंसी। देखो एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन, क्या फॉर्मूला था अपने पास एफिशिएंसी का, हीट इंजन है, उसने क्या ली, हीट ली, उस हीट से क्या किया, उसने वर्क किया, तो हीट जो ली उसके कंपैरिजन में जो उसने वर्क किया दैट इज कॉल्ड इट्स एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी नीटा इज व्हाट, वर्क डन, और अपॉन में क्या हो जाएगा, हीट टेकन
फ्रॉम सोर्स, ठीक है। तो नीटा एफिशिएंसी इज W अपॉन हीट कितनी ली उसने, Q1, ठीक है। नेट वर्क डन कितना है उसका, Q1 माइनस Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, Q1। दैट मीन्स नीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस का Q2 अपॉन Q1। ये अपन एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो अपन ने क्या किया है कि अपने पास जो ग्राफ था, ये ग्राफ मुझे यहाँ से मिला था, ठीक है। ये पॉइंट ए था, ये बी था, ये अपना सी था और ये अपना डी था, है ना। यहाँ मेरे P1, V1 और T1 ये टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर थे। यहाँ अपने पास क्या थे, पॉइंट बी पे P2, V2 और T1, ठीक है। सी पे, डी पे क्या थे अपने, डी पर थे अपने P3, V3 और T2। यहाँ टेम्परेचर चेंज हो गया था, क्यों, एडियाबैटिक प्रोसेस हुई थी, ठीक है। यहाँ अपने P4, V4 और T2, यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस हुई थी और वापस मेरे पास P1, V1, T1 मिला था, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ को अगर मैं देखूँ तो जो पॉइंट ए और बी हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट इस ग्राफ पर हैं, इस ग्राफ पर हैं। ग्राफ किसका ग्राफ था, आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ था। इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट है ये किसके पॉइंट हो गए, आइसोथर्मल ग्राफ के पॉइंट हो गए, है ना। जो पॉइंट ए और बी हैं, पॉइंट ए एंड बी आर ऑन आइसोथर्मल ग्राफ, आइसोथर्मल कर्व। अब अगर ये आइसोथर्मल कर्व के पार्ट हैं, मतलब ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस के पार्ट हुए, आइसोथर्मल प्रोसेस के पार्ट हुए, इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ को फॉलो करती थी। क्या था बॉयल्स लॉ, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसको फॉलो करती है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब ये हो गया कि भाई P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, P2 V2 हो जाएंगे, है ना। भाई आइसोथर्मल प्रोसेस ही तो है। अच्छा, इक्वेशन नंबर वहाँ 4 हो गया था ना, ये 5th, और इसको मैं बोल देता हूँ 6, ठीक है। ऐसे ही देखो पॉइंट बी और डी, ये पॉइंट बी और डी दोनों किस ग्राफ पर हैं, ये दोनों एडियाबैटिक ग्राफ पर हैं। ये रहा पॉइंट बी और ये रहा पॉइंट डी, दोनों किस ग्राफ पर हैं, एडियाबैटिक ग्राफ पर हैं। एडियाबैटिक ग्राफ पर है तो एडियाबैटिक ग्राफ, एडियाबैटिक प्रोसेस का जो रिलेशन उसको फॉलो करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या रिलेशन था, PV पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही था ना। तो जो पॉइंट कौन कौन से हैं, पॉइंट बी एंड डी आर ऑन एडियाबैटिक कर्व। एडियाबैटिक कर्व पर है मीन्स ये P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P3 V3 की पावर गामा। इस रिलेशन को क्या करेंगे, ये फॉलो करेंगे, ठीक है। इसी के साथ में देखो C और D पॉइंट को देखो, CD ग्राफ कैसा ग्राफ है अपना, आइसोथर्मल कर्व है। तो मतलब ये दोनों पॉइंट आइसोथर्मल कर्व, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करेंगे, पॉइंट C और D। जो पॉइंट C और D हैं, C एंड D आर ऑन आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल कर्व पर है तो आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई पॉइंट C पे अपने P3 V3 हैं और पॉइंट D पर क्या है, P4 V4। इसका मतलब P3 V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो P4 V4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 8 मुझे यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही वही पॉइंट A और C किस पर है, पॉइंट A और C एडियाबैटिक कर्व पर हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पॉइंट A एंड C आर ऑन एडियाबैटिक कर्व, ठीक है। और एडियाबैटिक कर्व पर है तो देखो क्या होगा,
एडियाबैटिक कर्व पर है तो P4 V4 की पावर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 की पावर गामा। इक्वेशन नंबर मुझे क्या मिल जाएगी यहाँ से, 9th मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 6, 7, 8 और 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 7 × 8 × 9 × 6, तो देखो मुझे क्या मिलेगा। ये तो सारे LHS, P1 V1 इंटू P2 V2 की पावर गामा, ठीक है, इंटू P3 V3 और इंटू क्या हो जाएगा, P4 V4 की पावर गामा। इक्वल में क्या मिलेगा, देखो RHS, ये P2 V2, इधर ये P3 V3 की पावर गामा, इंटू ये P4 V4 और इंटू में क्या मिलेगा, ये P1 V1 की पावर गामा। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये P1 है ना इधर, ये P2 ये P3 से P3, ठीक है, और ये P4 से P4 तो कैंसिल आउट हो गया है ना। यहाँ देखो क्या बच रहा है, ये बच रहा है इधर V1 इंटू V2 की पावर गामा, और ये V3 और ये क्या बच रहा है, V4 की पावर गामा। इधर क्या बच रहा है, देखो ये V2 V3 की पावर गामा, ये V4 और ये क्या बच रहा है, V1 की पावर गामा। ठीक है, यही बचा ना अपने पास कंप्लीटली। ठीक है, अब देखो ये V1 को मैं इधर ले जाऊँ है ना, और V3 को इधर ले जाऊँ, इधर से V2 को ले आता हूँ और इधर से V4 को ले आता हूँ, तो देखो क्या बचेगा, ये V2 की पावर गामा अपॉन V2, ठीक है, और इनटू में क्या बचा, ये V4 की पावर गामा और अपॉन में V4 इक्वल टू इधर बचेगा, देखो V3 की पावर गामा अपॉन V3 और इंटू V1 की पावर गामा अपॉन क्या बचेगा, V1। तो ये बचा मेरे पास V2 की पावर गामा -1 गामा, और नीचे से चला गया वो क्या बच गया, -1। ये बचेगा मेरे पास V4 की पावर गामा -1 इक्वल टू ये बचेगा मेरे पास V3 की पावर गामा -1, और ये बचेगा मेरे पास V1 की पावर गामा -1। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरे पास बचा क्या, V2 V4 की पावर गामा -1 और इक्वल टू क्या बचा, V1 और V3 की पावर गामा -1। तो पावर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम है। इसका मतलब ये हो गया V2 V4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 V3। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये जो V1 अपॉन V2 है, V1 अपॉन V2 है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, V4 अपॉन V3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू V3 अपॉन V4। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख दूं, मेरे पास जो वर्क डन था फर्स्ट में वो V2 अपॉन V1 है, तो ऐसे लिख दूं V2 अपॉन V1 विल बी इक्वल टू V3 अपॉन V4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये हो जाएगा मेरे पास, इक्वेशन नंबर 10 मेरे पास आ गई है ना, तो देखो मेरे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला था, क्या था वर्क डन का फॉर्मूला, देखो मेरे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला था वो क्या था, देखो सॉरी एफिशिएंसी, वर्क डन का फॉर्मूला था मेरे पास Q1 माइनस Q2। ठीक है, वहां से मेरे पास एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला आया था, नीटा इक्वल टू 1 माइनस का Q2 अपॉन Q1 है ना। अब यहां से अगर मान लो मैं Q2 अपॉन Q1 निकालूं, देखो Q2 अपॉन Q1 क्या हो जाएगा, Q2 की वैल्यू क्या है, वो Q2 की वैल्यू है W2 के इक्वल, Q2 की वैल्यू W2 के इक्वल थी, पढ़ा था अपन ने है ना, सॉरी W3 के इक्वल थी। यहाँ Q2 इक्वल टू क्या था, W3 था, तो W3 के इक्वल थी, मतलब क्या हो जाएगी RT2 log V3 अपॉन V4, ये हो जाएगा। और देखो Q1 किसके इक्वल था, Q1 इक्वल है W1 के, विच इज RT1 log V2 अपॉन V1। ठीक है, अब V3 अपॉन V4 तो किसके इक्वल है, V2 अपॉन V1 के इक्वल है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई ये RT2
लॉग V3 अपॉन V4 को लिख दो V2 अपॉन V1 और अपॉन में क्या हो जाएगा RT1 लॉग V2 अपॉन V1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब Q2 अपॉन Q1 क्या हो जाएगा T2 अपॉन T1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात जो मैं पहले बोल रहा था कि भाई वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके टेम्परेचर के, वो भी यहाँ से प्रूव हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब जो नीटा का फॉर्मूला है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, वो नीटा इक्वल टू क्या हो सकता है 1 माइनस का T2 अपॉन T1 भी हो सकता है। तो जो अपना कार्नो इंजन है उसकी एफिशिएंसी अपन या तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं और या फिर 1 माइनस का T2 अपॉन T1 इस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इस फॉर्मूला के अंदर अपन देख रहे हैं कि जो नीटा की वैल्यू है ना वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो टेम्परेचर ऑफ सिंक पर और एक टेम्परेचर ऑफ सोर्स पर। तो जो पहली चीज़ मुझे यहाँ से मिली वो क्या मिली कि भाई जो एफिशिएंसी है किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब मुझे अगर एफिशिएंसी कितनी चाहिए, नीटा इक्वल टू चाहिए 100%, मतलब 1 चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, T2 मस्ट बी 0, है ना। तो T2 को 0 रखना पड़ेगा, तो T2 अगर 0 हो जाएगा तो नीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर अपन को एफिशिएंसी 100% चाहिए तो एफिशिएंसी 100% लेने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी 100% लेने के लिए अपन को सिंक ऐसा रखना पड़ेगा, मतलब जिसको हीट दी जा रही है वो एनवायरनमेंट अपन को ऐसा रखना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर हमेशा कैसा रहे, 0 रहे, मतलब वो हमेशा क्या लेता रहे, हीट को लेता रहे, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा होना चाहिए कि अगर नीटा इक्वल टू 100% रखना है तो T1 क्या होना चाहिए, वो इन्फाइनाइट होना चाहिए। T1 को अगर इन्फाइनाइट कर दूंगा तो T2 अपन इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा 0, तो भी नीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि एफिशिएंसी 100% चाहिए तो उसके लिए सोर्स भी अपना कैसा होना चाहिए, वो थर्मल कैपेसिटी उसकी इन्फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये जो दोनों ही कंडीशंस हैं ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए 100% एफिशिएंसी वाला हीट इंजन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, करना है तो इन प्रोसेस से पास करना पड़ेगा और ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, तो ही अपना हीट इंजन 100% एफिशिएंसी से काम कर सकता है। ठीक है, तो दिस वाज आवर कार्नो इंजन। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन देखेंगे, फिर इस चैप्टर को अपन एंड करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।